जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। पुनः अच्छे प्रश्नों के साथ में इस खंड में आपके साथ मौजूद हूं और हम लोग कोशिश करेंगे जैसे हर खंड में हम लोग एक अच्छी चर्चा कर रहे हैं, एक समझ डेवलप कर रहे हैं। वो समझ हमारी डेवलप हो, अच्छे प्रश्नों के साथ डेवलप हो, तो फिर आप टेस्ट के तौर पर जब आप कोई प्रश्नों का संग्रह आप देखते हैं, फिर आप उसकी व्याख्या भी पढ़ते हैं, उसका वीडियो सोल्यूशन भी देखते हैं, तो कंप्लीट समझ आपकी बनती है। इस खंड में हम लोग कौन से प्रश्नों के साथ हैं एक बार देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, 2-3 वर्ष शिक्षण नीति में अलग अलग वर्षों में आया है। ज्ञान प्रदान करने हेतु पुनरावृत्ति प्रश्न कौन से होते हैं? सबसे अंत में किए जाते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, और वो जब तक आपका सारा शिक्षण कंप्लीट हो चुका होता है, अभ्यास कार्य कंप्लीट हो चुका होता है, बोध प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न ज्ञान प्रदान करने हेतु नहीं, ज्ञान प्रदान तो पहले कर ही चुके हैं, विषय वस्तु को समझाने हेतु ये काम भी पहले किया जा चुका है, और प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु ज्ञानों को पुनरावृत्ति डंके की चोट पर इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। पुनरावृत्ति प्रश्न हमेशा ज्ञानोपयोग के लिए होते हैं, अनुप्रयोग के लिए होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के लिए होते हैं। यानी कि जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, अब आप उसका उपयोग कर पाने में सक्षम हो कि नहीं हो, इस हेतु पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। ये आप पूरी जो शिक्षण योजना जो आप बनाते हो, वहां पे पुनरावृत्ति प्रश्न जब आप बनाते हो, वहां पे इस बात को समझाया जाता है। पूरी बीएड बीएसटीसी में जब आपको पाठ्य योजना का पूरा संपूर्ण विवरण जब आपको दिया जाता है, सिखाया जाता है, वहां पे ये सारी बातें निहित तो होती हैं। चलिए, तो पुनरावृत्ति प्रश्न ज्ञानोपयोग के लिए होते हैं, प्राप्त ज्ञान के उपयोग के लिए। मापन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मापन, मूल्यांकन, आकलन, इनके अंतर को मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में समझाया है। आकलन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलेगा, जिसका उद्देश्य सुधारात्मक होगा, सुझावात्मक होगा। मापन मूल्यांकन प्रक्रिया के अंत में होंगे, लेकिन मापन जो है वो मूल्यांकन का एक छोटा अंग होगा, क्योंकि मापन का दायरा सीमित है, मूल्यांकन वृहद प्रक्रिया है। और मापन केवल गणनात्मक प्रकृति, मतलब मात्रात्मक प्रकृति का होता है, जिसका काम केवल ये देखना होता है कि आपको ज्ञान की मात्रा कितनी है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंध होता है। तो कौन से कथन सत्य नहीं है या केवल मात्रात्मक परीक्षण है? बिल्कुल सही है, डंके की चोट पे सही है, केवल मात्रात्मक परीक्षण होता है। मापन केवल मात्रा, ओनली क्वांटिटेटिव होता है। मूल्यांकन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। मापन के निष्कर्षों को संख्याओं प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। आप मापन का जो जैसे एक बच्चे के गणित में 100 में से 72 अंक आए, या विज्ञान में 100 में से 65 अंक है, या हिंदी में 100 में से 52 अंक है, ये जो 52, 65, 70, 72 ये जो अंक दे रहे हैं, या बी ग्रेड है, ए ग्रेड है, सी ग्रेड है, ये जो अंक या ग्रेड जो आप दे रहे हैं, ये मापन है। क्योंकि आप ज्ञान की मात्रा, ज्ञान का एक स्तर बता रहे हैं कि 100 में से 72 अंक आए, इसमें 28% उसको नहीं आता, 72% आता है, मात्रा है। तो अंकों या प्रतीकों से व्यक्त किया जाता है। यह मूल्यों का निर्धारण करता है, नहीं, ये गलत है। मूल्यों का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया मूल्यांकन होती है, जो मापन से वृहद स्तर की है, मापन की बात है। ये केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करता है, बिल्कुल ये भी मापन के लिए सही है। यानी को ये जो है, ये करेक्ट विकल्प ये होगा, यह मूल्यों का निर्धारण करता है, नहीं, ये काम जो होता है, ये काम मूल्यांकन का होता है, ये काम मूल्यांकन का होता है, ये इसका नहीं होता है। मूल्य निर्धारण, मापन केवल, मापन ध्यान रख, मापन की 3 चीजें ध्यान रखेंगे। मापन केवल संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होगा, केवल मात्रात्मक होगा, और उपलब्धि या ग्रेड को अंक या संख्याओं या प्रतीकों से व्यक्त करेगा, ये मापन के लिए होता है। और मापन, मापन जो है वो मूल्यांकन का एक अंग है। मूल्यांकन वृहद प्रक्रिया है, मापन छोटी प्रक्रिया है। चलिए, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के संबंध में निम्न से कौन सा, ये भी मूल्यांकन आ गया। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है मतलब 3 सत्य है। इसकी प्रकृति मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होती है, बिल्कुल डंके की चोट पे होती है। अधिगम अनुभवों की प्रभावशीलता की जांच करते हैं, अच्छा नहीं, जांच नहीं करता है, नहीं, ये तो गलत वाक्य है। शिक्षण अधिगम अनुभवों की प्रभावशीलता की जांच करता है, मूल्यांकन यही तो करता है। व्यवहार के सभी पक्षों की जांच करता है, बिल्कुल, ये मैंने अभी कहा। मापन केवल एक पक्ष से संबंधित होगा, संज्ञानात्मक से, और मूल्यांकन संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित हो, सभी पक्षों की जांच करता है। और यह निष्कर्षों की गुणवत्ता के निर्धारण की प्रक्रिया है, डंके की छूट पर है, ये गलत है। प्रश्न बोल रहा है अधिगम अनुभवों की प्रभावशीलता की जांच नहीं करता मूल्यांकन, अरे जांच करता है, तभी तो मूल्यों का निर्धारण, तभी तो मूल्यांकन कहते हैं, मूल्यों का अंकन, वो गुणवत्ता शिक्षण अनुभवों की प्रभावशीलता की जांच, ये काम तो है। तो अच्छा प्रश्न है तीसरा। चलिए, अगला प्रश्न है,
मूल्यांकन की वह गुणात्मक प्रावधि, ध्यान रखो मात्रात्मक नहीं, वह गुणात्मक प्रावधि जिसमें समूह के सदस्यों के विशिष्ट गुणों का निर्धारण समूह सदस्यों द्वारा वरीयता निर्धारित करके किया जाता है। जहां मैंने गुणात्मक परीक्षण पढ़ाई है, मूल्यांकन प्रावधियों का वर्गीकरण जहां पढ़ाया है, वहां मैंने मात्रात्मक परीक्षणों के अलावा गुणात्मक परीक्षण जो पढ़ाई, वहां पे एक विधि पढ़ाई। उस विधि में समूह के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के कुछ गुणों का निर्धारण समूह करेगा और वरीयताएं निर्धारित करके करेगा। जैसे कक्षा का सबसे लोकप्रिय छात्र कौन सा है, कक्षा के सारे समूह के बच्चों से वरीयता मांगो कि तू अपने हिसाब से बता, तेरे हिसाब से कौन से 3 बच्चे कक्षा के सबसे लोकप्रिय है, उससे देखे, तीसरा बच्चा बताएगा, चौथा बच्चा बताएगा, और सबकी वरीयताओं के आधार पर यह चेक किया जाएगा कि सबसे ज्यादा वरीयता किस बच्चे को मिली है, वो कक्षा का सबसे लोकप्रिय छात्र है। सबसे ज्यादा अनुशासित कौन है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कौन है, कोई किसी भी गुण का निर्धारण तो कैसे करेगा, समूह करेगा। और ये जो विधि गुणात्मक प्रावधि है, आपको याद है समाजमिति विधि कहलाती है। जेएल मोरेनो इसके प्रतिपादक है, जेएल मोरेनो प्रतिपादक हैं, और ये समाजमिति विधि का काम। मैंने सारी विधियां, रेटिंग स्केल विधि जहां आपको 5 पॉइंट रेटिंग सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जहां पे आप 5 रेटिंग पॉइंट्स के आधार पर देते हो। साक्षात्कार इंटरव्यू होती है, संरचित असंरचित 2 भागों में होता है, अर्धसंरचित तीसरा भी भाग मान लेते हैं। अभिवृत्ति मापन है ना, अभिवृत्ति मापन, ये अभिवृत्ति है, तो अभिवृत्ति मापन यानी कि एटीट्यूड, और एटीट्यूड में सकारात्मक एटीट्यूड, नकारात्मक एटीट्यूड, ये अभिव्यक्ति के माध्यम से पता करते हैं, तो ये भी नहीं है। रीडिंग स्किल अलग है, सबको मैंने पढ़ा रखा है। समाजमिति विधि समूह के सदस्यों द्वारा वरीयता निर्धारित करके कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पे कुछ लोगों का मूल्यांकन होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे इस विधि से अगर आप कनेक्ट हैं तो। अगला प्रश्न है, जिस साक्षात्कार, हाँ साक्षात्कार के प्रकारों में आगे प्रश्न, जिस साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्व नियोजित और पूर्व निर्धारित होते हैं, यानी कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू में कौन कौन सा प्रश्न पूछना है ये अगर आप पहले से ही फिक्स करके आए हैं और आपने उससे हटके एक भी प्रश्न नहीं पूछा है अलग से, तो ये संरचित साक्षात्कार है। संरचित साक्षात्कार की विशेषता ये होती है। लेकिन आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आपने कुछ प्रश्न पहले से फिक्स कर रखे हैं और कुछ प्रश्न वही तत्काल बना रहे हैं, तो ये अर्ध संरचित है। और आपने एक भी पहले से निर्धारित नहीं किया है, सारे के सारे वही बना रहे, तो असंरचित है। अब प्रशासनिक सेवा में बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर प्रशासनिक सेवा में जो साक्षात्कार लिए थे वो कैसे होते हैं, तो उन्हें अर्ध संरचित की श्रेणी में माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न तत्कालीन बच्चों के जवाब के आधार पर तत्कालीन वही प्रश्न गठित करती है, जो पैनल होता है इंटरव्यू पैनल वो। तो बच्चों ने पूछा कि सर संरचित साक्षात्कार कौन से उसमें जॉब में ज्यादा लिए जाते हैं, संरचित साक्षात्कार तकनीकी सेवाएं जो होती है, टेक्निकल सेवाएं, वहां पे पहले से फिक्स रहता है कि ये सवाल पूछने हैं, उससे हटकर कुछ पूछना नहीं जाता। प्रशासनिक सेवा में जिसे हम असंरचित कहेंगे, वास्तव में वो अर्ध संरचित है, क्योंकि कुछ प्रश्न पहले से निर्धारित तो होते ही हैं। प्रशासनिक सेवाओं में या जो फील्ड से जुड़ी जो सर्विसेज है वहां पे ये साक्षात्कार ज्यादा होता है, तकनीकी सेवा में ये साक्षात्कार ज्यादा होता है। तो प्रश्न यही है कि जिस इंटरव्यू में पहले से निर्धारित हो प्रश्न वो संरचित है, जिसमें पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं हो असंरचित है, और जिसमें कुछ पहले से निर्धारित हो, कुछ तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए तो अर्ध संरचित है। अच्छा प्रश्न है, इंटरव्यू के प्रकारों को मैंने समझा रखा है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है मूल्यांकन का? केवल प्रश्न पत्र तैयार करवाना नहीं, ये तो गलत है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लेना, हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छा है। अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना ये तो गलत है। अनुशासन थोड़ा सा बनता है, ये साइड इफेक्ट टाइप का है, सही विकल्प है ये। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और आवश्यकता पड़ने पर सुधार करना। मूल्यांकन सुझाव भी देता है सुधार के। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है और कौन सा असत्य है? उसका मतलब 3 सत्य है। देखेंगे एक बार। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सत्य कथन है ये बिल्कुल। मूल्यांकन मापन का एक अंग है, नहीं नहीं ये तो उल्टी बात हो गई। मूल्यांकन मापन का अंग नहीं होता है, मापन मूल्यांकन का अंग होता है, तो इसको होल्ड पे रखो। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास का पता लगाना होता है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन का काम व्यवहार के तीनों पक्षों से होता है, तो संपूर्ण विकास का पता लगाएगा। और मूल्यांकन का उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच से गहरा संबंध होता है, बिल्कुल। अभी हम एक प्रश्न किया भी है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा से होता है। तो सही विकल्प ये है, मूल्यांकन मापन का एक अंग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? बल्कि मापन मूल्यांकन का एक अंग होता है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है। अब अगर बच्चे
अगर इसको जल्दबाजी में नहीं देखेंगे तो, जल्दबाजी में देख गए तो वो तो समझेंगे कि हाँ बात तो सही है, कहीं ना कहीं अंग पढ़ा तो है, पर साला ये ध्यान नहीं है कि कौन किसका अंग है। जो विस्तृत है वो मूल्यांकन है, जो संकीर्ण है वो मापन है, तो फिर मापन उसका एक अंग होगा। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में प्रश्नों को बनाते समय निम्न में से किस बात का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा में प्रश्नों को बनाते समय परीक्षार्थियों का स्तर, ये तो डंके की चोट में ध्यान रखना ही होता है। प्रश्नों की व्यवहारिकता, उपयोगिता 100%, परीक्षा का उद्देश्य 100%, तीनों तीनों सही, बिल्कुल सही है। जब आप प्रश्न पत्र बनाते हो तो परीक्षार्थियों का स्तर आपको ध्यान में रखना है। स्तर मतलब वो कोई भी बौद्धिक स्तर, आयु स्तर, सब ध्यान में रखना है। प्रश्नों की व्यवहारिकता, उपयोगिता, ये तो हमेशा ध्यान में रखी जाएगी, उसका कोई औचित्य तो, व्यवहारिकता तो। परीक्षा का उद्देश्य, उपयुक्त सभी है, बिल्कुल सही, तीनों ध्यान में रखे जाने। ये गत वर्षों की परीक्षा से जुड़े कनेक्ट और राजस्थान की परीक्षाओं से जुड़े। अन्य स्टेटों में सीटेट के प्रश्न थोड़े से लंबे आते हैं, चिंतन स्तर के, वो मैं अलग से खंडों में कराऊंगा। बड़े श्रेष्ठतम प्रश्न, वो भी बहुत सारी संख्या में कराऊंगा, चिंता मत करो। क्योंकि हमने इतना 1000 प्रश्नों का टारगेट लिया है, हो सकता है 1000 से ज्यादा भी मैं दे दूं, इतना टारगेट लिया तो बहुत सारे प्रश्नों का समावेश करेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अच्छा प्रश्न है, और ये ध्यान रखेंगे सूचनात्मक प्रश्न है, इसमें आपको याद रखना है। स्क्रीन डॉक्टर ब्लूम त्रिध्रुवी प्रक्रिया के हैं, रोस्टो एक मनोवैज्ञानिक है, जीएम बिलियर एक मनोवैज्ञानिक है। स्क्रीवेन जो थे, स्क्रीवेन ने सबसे पहले सीसी का विचार दिया, सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा स्क्रीवेन ने दी। ये तथ्यात्मक प्रश्न है और ये ध्यान रखेंगे आप, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और ये अंतिम प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण और निर्धारित परीक्षण में अंतर होता है। अच्छा प्रश्न, परीक्षा में उद्देश्यों का अंतर होता है, प्रकृति का अंतर होता है, कठिनाई स्तर का, और कोई नहीं। और धारा को बच्चे इस प्रश्न में कोई निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें पता नहीं है कि एक्शन में क्या है, क्योंकि तीनों ही सही लगते हैं, उद्देश्य भी अलग, प्रकृति अलग, कठिनाई स्तर। धारा को अंतर होता है उद्देश्यों का, और उद्देश्यों का अंतर क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं, उपलब्धि परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनका उद्देश्य बालकों के अधिगम को एक लेवल देना होता है, स्तरीकरण करना होता है, और उन्हें कोई उपलब्धि या ग्रेड, अंक प्रदान करना होता है। उसको क्या आता है और क्या नहीं आता है, तो क्या आता है, कितना आता है, ये बताना होता है। जो नहीं आता है उसके ना आने का कारण क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। और निर्धारक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, निर्धारक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि इस बात को तय करे कि जो नहीं आता है वो क्यों नहीं आता है। निर्धारक परीक्षण ये तय करेंगे कि जो नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है, उपलब्धि परीक्षण ये काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो अंतर होता है वो उद्देश्यों का होता है। श्रेष्ठ प्रश्न है विद्यार्थी इस खंड में, बहुत अच्छे प्रश्न है, और मैं निश्चित तौर पर इस बात को मान सकता हूं, ये सारे प्रश्न आपका बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो अच्छे से करिए, प्रश्नों को ध्यान से करिए, और ये प्रश्न आपको संग्रह कीजिए, अपने नोट्स में लीजिए, अपने दिमाग में रखिए इन प्रश्नों को। ये प्रश्न पूरे मिलकर के आपके ज्ञान को बहुत बड़ा रूप देने वाले हैं, चिंता मत करिए। तो मुलाकात करते हैं अगले खंड में, अगले टेस्ट में हम लोग बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।